हेलो बच्चों, हम लोग कार्बनिक रसायन चैप्टर पढ़ रहे थे और इसके पहले हमने आपको कार्बन के अपर रूप के बारे में बताया था और कार्बनिक रसायन का हमने थोड़ा सा परिचय आपको दिया था कि कार्बनिक रसायन में क्या है कि मतलब विज्ञान रसायन जो है वो दो भागों में बांटा गया है, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। कार्बनिक पदार्थ वो होते हैं जो कि जिनमें कार्बन तत्व उपस्थित होता है और वास्तव में इसको इंग्लिश में ऑर्गेनिक बोलते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि वह पदार्थ जो कि हम प्रकृति से प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति से जितने भी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं उन सभी में कार्बन तत्व उपस्थित होता है, इसलिए उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और जिनको हम लेबोरेटरी में क्रिएट कर सकते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ थे। तो जैसे जंतु और वनस्पति, जंतु भी आपको प्रकृति में मिलते हैं, वनस्पति भी प्रकृति में मिलती है, से उपलब्ध पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ तथा खनिज पदार्थों यानी जो चट्टानों और पृथ्वी के भीतर और भूगर्भ से निकाले जाते हैं, ऐसे निर्जीव स्रोतों से उपलब्ध पदार्थों को हम लोग अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे चीनी, यूरिया, अल्कोहल, सिरका आदि कार्बनिक यौगिक के वर्ग में तथा सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड आदि यौगिक अकार्बनिक यौगिकों के वर्ग में रखे गए हैं। 1828 में वोलन ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया। यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था। यूरिया अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया गया। तो पहला जो कार्बनिक यौगिक था वो NH2CONH2 यूरिया बना, जो कि अमोनियम साइनेट NH4CNO एक अकार्बनिक पदार्थ को गर्म करके बनाया गया। इसको बनाया किसने सबसे पहले? वोलन ने। तो इसमें आपके 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। यौगिक की एक बड़ी संख्या ऐसी है जिसमें उपस्थित तत्वों में से एक तत्व कार्बन होता है, उनको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। परंतु कुछ कार्बन युक्त यौगिक कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत नहीं आते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जितने भी कार्बोनेट होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं, साइनाइड होते हैं, उन सब में क्या होता है? कार्बन तो उपस्थित होता है, पर उनको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ नहीं मानते हैं, उनको अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कुछ और भी आप जानिए कि कार्बन युक्त यौगिकों को कार्बनिक यौगिक तथा कार्बन रहित यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक नाम देकर वर्गीकृत किया गया है। सामान्यतः सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन या उसके व्युत्पन्न होते हैं। हाइड्रोकार्बन यानी फिर हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण से मिलकर बने होते हैं, या उसके व्युत्पन्न यानी उसमें हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके कोई अन्य तत्व जुड़ा होता है। तथा मेथेन एवं इसके व्युत्पन्नों को छोड़कर लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन बंध होता है, मतलब कार्बन के बीच में दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से बॉन्डिंग होती है। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन रसायन शास्त्र की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उन्हें हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों के रासायनिक संयोग से बने यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मेथेन है, इथेन है, एथिलीन है, एसिटिलीन है इत्यादि। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, अर्थात कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये मेथेन और इथेन में आएगा। और असंतृप्त में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड की जगह पे आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल है एथिलीन और एसिटिलीन गैस होती है। अब आता है मीथेन। मीथेन का जो अणु सूत्र होता है वो CH4, इसमें एक कार्बन होता है, 4 हाइड्रोजन होते हैं। एक कार्बन बीच में होता है, 4 हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड से इसके जुड़े होते हैं, तो ये मीथेन होता है। मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन यौगिक है। इसके एक अणु में कार्बन के एक परमाणु के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। मीथेन प्राकृतिक गैस और तेल कूपों से निकलने वाली गैसों में उपस्थित होता है। दलदली स्थानों में, पेड़ पौधों में व अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न गैसों में का मुख्य घटक मीथेन होता है। मीथेन को इसलिए हम लोग मार्श गैस भी, मार्श मतलब दलदल, तो दलदली स्थानों से पाया जाता है इसलिए मार्श गैस भी कहते हैं। मीथेन और वायु के मिश्रण को प्रज्वलित करने पर, मतलब जलाने पर भयंकर विस्फोट उत्पन्न होता है। कोयले की खानों में विस्फोट होने का यही कारण है, क्योंकि कोयले की खानों में मीथेन गैस बन जाती है, कभी कभी वो वायु के साथ प्रज्वलित हो जाती है और अचानक से भयंकर विस्फोट हो जाता है। अब कार्बन ईंधन का आवश्यक अवयव है, मतलब कोई भी ईंधन होता है, कोई भी आपका फ्यूल है जिसको जला करके हम लोग ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उसमें कार्बन होना मस्ट है, जरूर है। तभी किसी चीज़ को आप जलाओ तो देखिए क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या क्यों बनती है? क्योंकि जब हम जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है, और कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस बनाता है। हम दैनिक जीवन में खाना बनाने के लिए द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG जो घरों में आप यूज़ करते हो, लकड़ी,
बायोगैस इत्यादि का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। ईंधन वे पदार्थ होते हैं जिनसे दहन क्रिया द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। दहन क्रिया का मतलब हुआ कि हम वायु की ऑक्सीजन के साथ वो अभिक्रिया करता है और पूरी तरह से जल जाता है। आप अक्सर देखिए, जैसे कभी कभी गीली लकड़ी होती है तो वो बहुत ज़्यादा धुआं देती है। धुआं देने का मतलब है वो पूरी तरह से जब जलती नहीं है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाती है, जहरीली गैस होती है। और जब पूरी तरह से कोई चीज़ अच्छे से जल जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जहरीली नहीं है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जहरीली गैस होती है, जो कि अक्सर आप देखिए ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। आपको जैसे गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। अधिकांश ईंधनों में कार्बन तत्व या यौगिक के रूप में उपस्थित होता है। ईंधन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। वर्तमान में ऊर्जा की मांग का प्रमुख हिस्सा ईंधन को जलाकर प्राप्त किया जाता है। ईंधन आपके सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। जैसे कारखानों में, सड़क, समुद्र या वायुयान परिवहन में ईंधन ही ऊर्जा का स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है। सभी ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, लकड़ी, कोयला आदि में कार्बन एक आवश्यक तत्व है। दैनिक जीवन में विभिन्न क्रियाकलापों में ऊर्जा के स्रोतों के रूप में ईंधन का हम लोग उपयोग करते हैं। तो अब ईंधन के कौन कौन से स्रोत होते हैं? पहला है जैव द्रव्यमान, जिसे बायोमास कहते हैं। वनस्पतियों एवं जंतुओं के शरीर में स्थित पदार्थों को जैव द्रव्यमान कहते हैं, जैसे लकड़ी, कृषि अपशिष्ट तथा गोबर इत्यादि। ये गांवों में खर्च होने वाली ऊर्जा का अधिकांश अंश प्रदान करते हैं। लकड़ी हो, चाहे कृषि अपशिष्ट हो, चाहे औद्योगिक संस्थानों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे गन्ने की खोई, जिसे प्रायः कई उद्योगों में बॉयलरों में पानी गर्म करने के लिए जलाया जाता है। गन्ने की खोई आप जानते हो, गन्ने का जब रस निकाल लेते हैं तो गन्ने के जो रेशे बचते हैं उसे गन्ने की खोई कहते हैं। उसको सुखा करके उसको हम लोग क्या करते हैं, जलाने के काम में लाते हैं। ग्रामीण घरों में प्रायः चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं। इन चूल्हों की दक्षता बहुत कम होती है, उनसे केवल 8% ऊर्जा का ही उपयोग होता है। बाकी 92% जो है वेस्ट चला जाता है। शेष ईंधन अपूर्ण दहन के फलस्वरूप धुआं उत्पन्न करने में जाता है, जो कि प्रदूषण उत्पन्न करता है। दूसरा है कच्चे तेल के कुएं। कच्चे तेल के कुएं यानी जो हम लोग कच्चे तेल निकालते हैं, तो इन कुओं द्वारा तेल भंडारों से प्राप्त होने वाले कच्चे तेल के प्रभाजी आसवन से हम लोग पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त करते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ में पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, इस तरह से बहुत सी चीज़ें निकालते हैं। फिर कोयले की खान, आप जानते हो इंडिया में झारखंड में बहुत ज़्यादा कोयले की खान है। तो कोयले की खान से हम लोग कोयला निकालते हैं। इन खानों से ईंधन के रूप में पत्थर का कोयला प्राप्त किया जाता है। क्या ईंधन पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं? मतलब क्या सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों रूपों में मिलते हैं? तो सॉलिड अवस्था में देखिए लकड़ी है, कोयला है ना, ये हो गया। और लिक्विड में आपका क्या होता है, एलपीजी गैस हो गई। इसी तरह से आप मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब आपके लिक्विड में आ गए। गैसेस स्टेट में आपकी कौन सी है, नेचुरल गैसेस होती हैं, मीथेन है, इथेन है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ईंधन पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं: ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन। लकड़ी का कोयला, चारकोल, पत्थर का कोयला, गोबर के कंडे, कृषि अपशिष्ट ठोस पदार्थ हैं। मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, अल्कोहल आदि जो है द्रव ईंधन है। गोबर गैस है। गोबर गैस में देखिए क्या होता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S गैस होती है। H2S गैस से ही अजीब सी स्मेल आती है। वाटर गैस होती है, CO+H2 होती है। कोल गैस होती है, प्रोड्यूसर गैस CO+N2 होती है। प्राकृतिक गैस होती है, एलपीजी होती है आदि गैसीय ईंधन के रूप में है। ईंधन का चयन उनके उपयोग, सुविधा और आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। अब घरेलू ईंधन, घर में हम लोग जनरली क्या यूज़ करते हैं, लकड़ी, कोयला, केरोसिन। पहले ये सब चीज़ें यूज़ होती थी पर अभी भी गाँव में यूज़ होती हैं। बट अब जो है ज़्यादातर गैसों में घरों में क्या होता है, गैस, एलपीजी गैस का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी, कोयला, केरोसिन, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी आदि। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हुआ, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस आदि घरों में प्रयुक्त होने वाले घरेलू ईंधन है। औद्योगिक ईंधन क्या होते हैं, पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, कोयला, प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी आदि विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त औद्योगिक ईंधन है। इंजन ईंधन, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल है। आजकल तो सीएनजी बहुत है, एलपीजी से भी गाड़ियाँ चलती हैं। ये सब आपके क्या है, इंजन ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। रॉकेट ईंधन, रॉकेट को चलाने के लिए यानी वायुयान को चलाने के लिए हम लोग कौन से ईंधन यूज़ करते हैं, मेथिल हाइड्रोजन, इसको रॉकेट प्रोपेलेंट बोलते हैं। रॉकेट चलाने के लिए मेथिल हाइड्रोजन, द्रवित हाइड्रोजन आदि जेट, रॉकेट तथा मिसाइलों में प्रयुक्त रॉकेट ईंधन होते हैं।
लकड़ी, कोयला, गोबर के कंडे, कृषि अपशिष्ट और पेट्रोलियम उत्पाद आदि ईंधन परंपरागत ईंधन कहलाते हैं। इन सभी ईंधनों में कार्बन या कार्बन यौगिकों के दहन से ऊष्मीय ऊर्जा होती है। ईंधन के जैविक स्रोत से जो अब समाप्त हो रहे हैं, इनका संरक्षण आवश्यक है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा का भी ईंधन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये हम चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं, वैकल्पिक स्रोत वाला, उसमें हमने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। अब आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ईंधन तथा अन्य उत्पाद का प्रमुख स्रोत। पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्ष पहले भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप जीव जंतु दब गए। मृत जीव जंतु ऊष्मा, दाब तथा उत्प्रेरक क्रिया से द्वारा अपघटित होकर पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। पेट्रोलियम विभिन्न हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति लैटिन के दो शब्दों पेट्रा और ओलियम, यानी पेट्रा मतलब चट्टान और ओलियम मतलब तेल, यानी चट्टानों के नीचे जो दबा हुआ तेल होता है उससे से हुई है। यह पृथ्वी के भीतर चट्टानों के नीचे पाया जाता है। इसे खनिज तेल भी कहते हैं। पृथ्वी के भीतर तैरते हुए पेट्रोलियम भंडारों के साथ प्रायः गैस का एक भंडार भी होता है। एक्चुअली होता क्या है, कुछ इस तरह से आपकी रहती है, जैसे ये आपका मान लीजिए तेल है, ये तेल हो गया और ये कुछ इस तरह से चट्टानें रहती हैं। तो ये ओपन स्पेस होता है, यहाँ पे गैस भरी होती है। जब यहाँ से तेल के कुएं खोदे जाते हैं, ड्रिल की जाती है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो गैस होती है वो बाहर निकलती है। तो ये प्राकृतिक गैस होती है। प्राकृतिक गैस सबसे पहले निकल जाती है और फिर उसके बाद धीरे धीरे ईंधन निकाला जाता है। तो पृथ्वी के भीतर तैरते हुए पेट्रोलियम भंडारों के साथ प्रायः गैस का एक भंडार भी विद्यमान होता है, जिसे प्राकृतिक गैस कहते हैं, जो गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। अब पेट्रोलियम को हम लोग लिक्विड गोल्ड कहते हैं, मतलब द्रव सोना कहते हैं। वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने से भी अधिक कीमती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास कितना पेट्रोलियम है। कृषि, उद्योग, यातायात, संचार आदि विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम उभरी हुई अभेद्य चट्टानों को भेदित कर प्राप्त किया जाता है। विश्व का सबसे पहला तेल कूप अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1859 ईस्वी में खोदा गया। 1867 ईस्वी में भारत का पहला तेल कुआं असम के मक्कक में खोदा गया। अब पेट्रोलियम का शोधन हम लोग कैसे करते हैं? पेट्रोलियम तो निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका हम लोग क्या करते हैं, शोधन करते हैं, तब जा कर के हम लोगों को वो प्राप्त होता है। तो बच्चों इतना आप लोग पढ़िएगा, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।